नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी हिंदी संस्कृत क्लासेस में। और आज का विषय मैंने चुना है कारक और उसकी पहचान, और साथ ही साथ संस्कृत में विभक्ति, क्योंकि विभक्ति और कारक दोनों बिल्कुल एक ही चीज होते हैं। कारक चिन्ह और विभक्ति के साइन अगर आप पहचान गए तो एकदम सही ट्रांसलेशन कर पाएंगे आप लोग। कोई परेशानी नहीं आएगी फिर आपको ट्रांसलेशन करते समय। तो सबसे पहले जान लेते हैं कारक क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। तो चिल्ड्रन लिसन केयरफुली कि यदि आपको किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करना है, जैसे मान लीजिए हम संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं या हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करते हैं, तो आपको अगर कारक चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा तो आप अकॉर्डिंगली एकदम करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, राम ने श्याम को पुस्तक दी। अब राम, श्याम, पुस्तक, तीन तीन संज्ञा यहाँ हैं, लेकिन क्या सारे में एक ही विभक्ति आप लगाओगे अगर आप संस्कृत में ट्रांसलेशन कर रहे हो तो? अगर आपको कारक चिन्ह का ज्ञान नहीं है तो ट्रांसलेशन भी सही नहीं होगा। अब रामा श्यामा पुस्तक है, इस तरह से अगर आप लिखा है तो क्या आपका अनुवाद सही माना जाएगा? नहीं ना। लेकिन अगर आपको पता है कि कारक चिन्ह जैसे राम ने, राम के बाद ने आया है, श्याम को, श्याम के बाद को आया है, पुस्तक दी मतलब पुस्तक को दिया, तो वहां भी को हिडन फॉर्म में है अपने। तो अगर ये कारक चिन्ह कहाँ और कौन सी विभक्ति में लगते हैं, अगर आपको इसका ज्ञान है तो आप बिल्कुल सही ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और इस सब के लिए आपको कारक चिन्हों का ज्ञान होना आवश्यक है, विभक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं और कारक का नाम क्या है, क्योंकि सभी कारक कर्ता कारक तो नहीं हो सकते ना। तो जितने भी कारक हैं कर्ता से लेकर अधिकरण तक, पहले उनका नाम एक बार हम रिवाइज करते हैं और उसके साथ साथ उसके कारक चिन्ह भी रिवाइज करते हैं। तो कारक जो है कर्ता कारक, मैं अब बार बार कारक नहीं बोलूंगी, सिर्फ नाम लूंगी, कर्ता कर्म, इस तरह से, और उसके साथ उससे रिलेटेड उसका साइन भी बोलती जाऊंगी। और आप प्लीज ध्यान से सुनिए जिससे आपको ये याद हो जाए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, इत्यादि इत्यादि, जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क वाले होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसमें लगा होता है, वो सभी संबोधन में आ जाते हैं। ठीक है। तो इसके साथ साथ आपने ध्यान दिया जब मैं बोल रही थी कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, 2 बार से का यूज हुआ है। अब आप सभी इसमें कंफ्यूज होने वाले हो कि से अगर 2 बार आया है तो हम कैसे ट्रांसलेशन करते समय पहचानेंगे कि कौन सा से कहाँ आता है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक नॉर्मल बात बताती हूँ कि प्लीज जहाँ भी से आया है उसके जो हिंदी का सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट कर लो एक बार इंग्लिश में। आजकल सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही हैं, जब मोस्टली बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं तो बहुत इजीली ट्रांसलेट वो कर पाते हैं। तो अगर वहाँ से के लिए आप बाई या विद का यूज कर रहे हो, किसका? बाई या विद का, तब आप करण कारक वाला से मानोगे। इट मीन्स वहां तृतीया विभक्ति लगाओगे। लेकिन अगर आप फ्रॉम वाली से, जिस से को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो फ्रॉम, तो वो फ्रॉम वाला जो से है उसके लिए आप अपादान कारक का यूज करोगे, अपादान विभक्ति का यूज करोगे। ठीक है, मतलब अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अब मैं एक बार बता दूं विभक्ति और कारक। आपने जो कारक का नाम लिया था अभी, जो मैंने आपके सामने बोले थे, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, और संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, और अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। संबोधन तो दोनों में ही होता है ना। तो ये थे हमारे विभक्ति के अनुसार। और सेम कारक चिन्ह वैसे ही लगेगा, प्रथमा विभक्ति में ने, द्वितीय विभक्ति में को, और तृतीय विभक्ति में से, चतुर्थी विभक्ति में के लिए, पंचमी विभक्ति में अगेन से, षष्ठी विभक्ति में
काके की सप्तमी विभक्ति के साइन है में पर, संबोधन हे अरे। तो ये तो थे हमारे कारक, विभक्तियां और उनसे रिलेटेड साइन। अब इसके बाद अगर हम कहीं कहीं लिखा हुआ आ जाता है परसर्ग, तो बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मुझे ये नाम याद आया। परसर्ग भी कारक को ही कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना कि परसर्ग कारक का पर्यायवाची है एक तरह से देखा जाए तो जब आप कोई भी सेंटेंस हिंदी टू संस्कृत करते हैं या संस्कृत के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, तो वहां आप अगर विभक्ति के अकॉर्डिंग या कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करेंगे तो वो ट्रांसलेशन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, हमेशा आपका एकदम करेक्ट जाएगा। और बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं। राम का भाई घर गया, राम का भाई घर गया। अब आप देखिए, राम का, राम के बाद कौन सा कारक चिन्ह लगा है? का। अभी मैंने बताया का के की षष्ठी विभक्ति का साइन है। इट मीन जब आप इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करने जा रहे हो तो यहाँ आप षष्ठी विभक्ति का यूज करोगे राम में। ऑलवेज रिमेंबर, जिस भी वर्ड के बाद ये कारक चिन्ह लगा होगा, विभक्ति आप उस शब्द में ही लगाओगे। जिस भी शब्द के बाद ये चिन्ह होगा, कोई भी चिन्ह, राम ने तो राम में विभक्ति लगेगी, राम का तो राम में फिर से विभक्ति लगेगी। जो भी आप शब्द ले लो, विद्यालय का तो विद्यालय में विभक्ति लगेगी, सीता को तो सीता में विभक्ति लगाओगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू कारक। ओके, कभी भी कारक चिन्हों को आप अनदेखा नहीं करोगे। जब भी आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ोगे और उसके अकॉर्डिंग आप कारक चिन्ह लगाओगे। अभी मैंने एक सेंटेंस बताया आपको, राम का भाई घर गया, तो राम का षष्ठी विभक्ति आएगी क्योंकि संबंध कारक है और संबंध कारक के साथ षष्ठी विभक्ति का लगता है। तो राम शब्द अकारांत पुल्लिंग है, ये सबको पता चल गया होगा अभी तक तो, क्योंकि हम इससे पहले बालक के शब्द रूप वगैरह रिवाइज कर चुके हैं। तो बालक में कोई मात्रा नहीं होती, बालक के बाद कोई भी साइन नहीं है किसी और मात्रा का, लास्ट में छोटा अ इज इट इन रस्वा, तो इसलिए राम भी सेम ही है, पुल्लिंग अकारांत शब्द। तो जैसे बालकस्य षष्ठी में बनता है, ऐसे ही रामस्य षष्ठी विभक्ति में बनेगा। एक ही राम है इसलिए एक वचन का यूज होगा। तो रामस्य, भाई को संस्कृत में कहते हैं भ्राता, तो रामस्य भ्राता, भाई के बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो सिंपल वे में प्रथमा विभक्ति एक वचन की आप लगा देंगे, रामस्य भ्राता। घर गया मतलब घर को गया, घर को गया। कहीं कहीं बेटा ये को जो है हिडन होता है, तो उसको आपको खुद सोचना पड़ता है कि कहाँ को गया। तो वैसे भी जानने में, जहां भी हम जाते हैं, जिस भी जगह को जाते हैं, तो अगर हम गम धातु का लास्ट में क्रिया लगा रहे हैं तो उस जगह में हम द्वितीय विभक्ति का यूज करते हैं। ये उपपद विभक्ति में अभी मैं सिखाऊंगी आपको बाद में, ठीक है। तो घर को गया, घर की संस्कृत होती है गृहम, गृहम, और द्वितीय विभक्ति में भी गृहम ही होगा। तो रामस्य भ्राता गृहम गया, अभी जा नहीं रहा, जाएगा नहीं, जा चुका है, इट मीन्स पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के लिए हम लंग लकार का यूज करते हैं। अगच्छत, प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष, सॉरी मैंने विभक्ति बोल दिया, प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि राम प्रथमा विभक्ति का है, एक वचन का है, तो उसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। अगर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कोई शब्द होगा तो क्रिया उसके अकॉर्डिंग लगेगी, लेकिन यहाँ राम एक नाम है और नाम के साथ हमेशा प्रथम पुरुष ही आता है, कोई और पुरुष नहीं आता है। तो राम एक ही है इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की, रामस्य भ्राता गृहम अगच्छत। इसी तरह अगर आप ध्यान से कोई भी सेंटेंस पढ़ोगे तो उससे आगे वाले सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए, उसके आगे आने वाले चिन्ह को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा सेंटेंस बनाओगे तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कारक क्या होता है, विभक्तियां क्या होती हैं, उनके साइन क्या हैं, उनको कैसे यूज करना है। तो अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ ध्यान से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और लाइक कीजिए।